हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है। इसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में किया था सेंट्रल नर्व सिस्टम, जिसके अंदर कि हमारा माइंड ब्रेन किस तरह से काम करता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले थे। तो अभी फ्रेंड्स, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, तो तीन ब्रेन होते हैं हमारे एक ब्रेन के अंदर। तो देखते हैं कि कौन सा ब्रेन क्या फंक्शन करता है। तो फ्रेंड्स, जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि इससे हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, आपको कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना हो। आप किस एग्जाम की तैयारी करें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी प्लीज वीडियो देखने के बाद एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि इससे किसी दूसरे का भी फायदा हो सके। चलिए, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ब्रेन, ब्रेन क्या क्या फंक्शन करता है। सबसे पहले फ्रेंड्स है फोर ब्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे, और फैक्टरी रीजन और स्मेल। तो सबसे पहले होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या क्या काम करता है। सेरिब्रम थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंटेलिजेंस, मेमोरी, एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मतलब लास्ट टाइम कोई एक्सपीरियंस हो उससे हम कुछ सीखते हैं तो सेरिब्रम सिखाता है। विल पावर, स्किल्ड वर्क, रीजनिंग, नॉलेज, कॉन्शियस और स्पीच, ये सारी चीजें हमारा सेरिब्रम करवाता है। उसके बाद कंट्रोल, सेरिब्रम किस किस चीज पे कंट्रोल करता है। लाफ पे कंट्रोल करता है, वीपिंग, मिक्ट्यूरेशन मतलब पासिंग ऑफ यूरिन, जो हम मतलब कि आपने देखा होगा कि आप यूरिन करते हैं तो उसको आप रोक भी पाते हैं, तो वो ये सारा हमारा माइंड कर पाता है। डिफेक्शन, वॉलेंट्री फोर्स्ड ब्रीदिंग, वॉलेंट्री मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, तो आप जो मसल्स को फुला सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, या फिर आप सांस तेज तेज ले सकते हो, सारा काम ये करता है। नेक्स्ट है डेंसीफेलॉन, सेंसेशन ऑफ हीट, कोल्ड, पेन, कंट्रोल, सेंटर ऑफ ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम, और कंट्रोल हंगर, थ्रस्ट, स्वेटिंग, स्लीपिंग एंड सेक्स। तो ये सारा ये हमारे इसके लिए फोर ब्रेन के अंदर सारा काम चलता है, ये सेंसेशन करता है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, सो थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी, इसको थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी बोलते हैं। एपिटाइट एंड सेटिस्फाई कंट्रोल इमोशंस लाइक लव, एंगर, प्लेजर एंड सेंसेशन, तो ये सारा हाइपोथैलेमस काम करता है। कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड वाटर। इसको फ्रेंड्स ध्यान से वीडियो को पॉज करके ये सारा पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूलना नहीं है और छोड़ के नहीं जाना है। नेक्स्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या काम करता है, रिफ्लेक्स, सेंटर ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी सेंसेशन, तो आप जो देख पाते हो और जो आप सुन रहे हो वो सारा मिड ब्रेन का काम होता है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन का क्या काम है, इसके अंदर सेरिब्रम होता है, इसके अंदर सेरिब्रम होता है और इसके अंदर सेरिब्लम होता है, याद रखना थोड़ा फर्क है। इनवॉलेंट्री मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मेंटेन पोस्चर, ओरिएंटेशन, इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, बॉडी को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है मेडुला ओब्लोंगाटा, तो इसका रेगुलेट हार्ट रेट रेगुलेट करता है। इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी सेंटर, ब्लड प्रेशर, वैस्कोनिस्ट्रेशन एंड वैस्कोडिलेशन, गट पेस्टिस्ट्रेशन, फूड स्वेलिंग एंड वोमिटिंग एंड ग्लैंड सेक्रेशन, तो ये सारा काम हिंड ब्रेन का है। तो फ्रेंड्स, हमारे अंदर तीन माइंड होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो हमारा मिड ब्रेन है ये सुनने और देखने के काम आता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, दिखाई सुनाई देता है। और नेक्स्ट जो है सबसे पहले जो फोर ब्रेन है वो हमारा सोचने की, याद रखने की, मेमोरी, सारी चीजें फोर ब्रेन करता है। और जो हमारा हिंड ब्रेन है ये हमारा ब्लड प्रेशर और बॉडी को कंट्रोल करता है, जिसको कि मेडुला ओब्लोंगाटा बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इकोलॉजी। अब इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी टर्म यूज्ड बाय रेटर ने यूज की थी। डील्स विद वेरियस प्रिंसिपल व्हिच गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके साथ का जो एनवायरनमेंट, उनमें जो रिलेशन होता है उसको इकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ नंबर्स, इज अपराइट इन ग्रासलैंड एंड पॉन्ड इकोसिस्टम वाइल इन्वर्टेड इन ट्री इकोसिस्टम, तो ये मैं ज्योग्राफी के लास्ट में आपको सारी चीजें करवाऊंगा। और पिरामिड ऑफ बायोमास इज अपराइट इन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम वेयर इज इन्वर्टेड इन पॉन्ड इकोसिस्टम, तो ये पिरामिड दो तरह के बनते हैं फ्रेंड्स, एक इस तरह से बनता है और इस तरह से बनता है, ग्रास में इस तरह से और पॉन्ड में इस तरह से पिरामिड बनता है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। और पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, एनर्जी का पिरामिड ऐसा होता है। नेक्स्ट होता है पोल्यूशन। Motor vehicles contribute 60% of air pollution in the major city. Photochemical smoke comprising O3, H2O, PAN, etc. तो ये सारे pollution होते हैं। और CO has 250 times more binding with hemoglobin as compared to oxygen। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है मैंने आपको ये पहले भी बहुत बार करवाया हुआ है, इसी लेक्चर के अंदर मैंने करवाया कि जो हेमोग्लोबिन है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी की मृत्यु हो जाती है, इससे डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये हेमोग्लोबिन जो हमारे शरीर के अंदर हेमोग्लोबिन होता है उससे ऑक्सीजन को अलग कर देता है और खुद वहाँ पर बॉन्ड बना लेता है, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि हमारा दम घुट के मौत हो जाती है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज मेन कॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। जो हम फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं वहां से सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। एसिड रेन इज कंपोज्ड ऑफ H2SO4 एंड HNO3, जो हमारी एसिड रेन के फॉर्मूले जरूर याद रखिएगा, एसिड रेन के अंदर कौन कौन से जो केमिकल्स होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFCs बोलते हैं, रिलीज्ड इनटू स्ट्रेटोस्फीयर रिलीज फ्री क्लोरीन एटम दैट कॉज डिप्लीशन ऑफ ओजोन। तो क्या होता है कि जब हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते हैं जो आपके मतलब
एसी से निकलते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं, या जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ट्यूब यूज करते हैं, जब टूट जाती है उसमें से फ्लोरोसेंट निकलता है, उसके क्या होता है वो फ्री क्लोरीन छोड़ते हैं, वो स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ओजोन को उसके अंदर छेद कर रहे हैं, जो ओजोन परत है उसके अंदर छेद हो रहे हैं वहां पर। नेक्स्ट है सीवेज इज मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो सीवेज जो है वाटर पोल्यूशन का मेजर सोर्स है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पोल्यूटेंट्स इन न्यूज, तो भी कौन कौन से जो है पोल्यूटेंट्स वो न्यूज के अंदर है, काफी इंपॉर्टेंट है। बायो रेमिडिएशन इज द प्रोसेस, सबसे पहले बायो रेमिडिएशन होता क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू रिमूव एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन इको फ्रेंडली मैनर, जैसे कि ऑयल जैपर। अगर मान लीजिए क्या जो बड़े बड़े शिप होते हैं, कंटेनर होते हैं जो ऑयल लेकर जाते हैं, उसमें से अगर कोई भी मान लो शिप पलट जाए समुद्र के अंदर, तो समुद्र के ऊपर पूरा जो पानी के ऊपर ऑयल हो जाएगा। आपको पता है कि ऑयल की डेंसिटी कम है, पानी की डेंसिटी ज्यादा, पानी नीचे रहेगा, ऑयल ऊपर रहेगा। तो जब ऑयल ऊपर रहेगा फ्रेंड्स, उससे क्या होगा कि जो समुद्र के अंदर जो जीव है, जिनको की ऑक्सीजन, जिनको की जो धूप की जरूरत पड़ती है, वो धूप नीचे पहुंच नहीं पाएगी, तो उस तेल को वहां से हटाना पड़ेगा। वो तेल कैसे हटा सकते हैं, वो ऑयल जेपर से हटा सकते हैं। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम डालते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये, जिसको डालते हैं तो जो पूरा तेल वहां पर परत पर होता है वो इकट्ठा होकर लिक्विड फॉर्म में एक जगह इकट्ठा होता है, उसको वापस में मतलब उठा सकते हैं, उसको दोबारा से रिसाइकिल करके उस तेल को हम निकाल सकते हैं, उसको जो भी ऑयल है उसको हम यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बायो रेमिडिएशन। नेक्स्ट है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रेसिस्टेंट केमिकल बायो ऑर्गेनिजम्स इन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए, अब एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग में से कई लोग चिकन खाते होंगे। आपने मान लीजिए चिकन खाया, तो मान लीजिए आप जो चिकन आप खा रहे हैं, उस चिकन ने कुछ मान लो कि उसने मरकरी खा लिया, मरकरी खाएगा उसकी मौत हो जाएगी, फिर वो चिकन आप खा रहे हैं तो इसके अंदर कुछ केमिकल्स मरकरी के हैं, कुछ आपके अंदर आ जाएंगे, फिर आपको किसी शेर ने खा लिया, तो डरना नहीं कि आपको कोई शेर खा गया, एग्जाम्पल है जस्ट एक, आपको शेर खाएगा तो उसके अंदर भी केमिकल्स है, तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वो मरकरी का लेवल भी बढ़ता जाएगा, इसी तरह से जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो बढ़ता ही जाता है, ये इसके अंदर बताया गया बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट है डाइक्लोफेनिक। डाइक्लोफेनिक इज ए ड्रग सब्सटेंस यूज्ड इन एनिमल ड्रग्स एंड painkiller for human, which is proved lethal for vultures if feeded upon caricatures for such humans or animals। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि एनिमल्स को डाइक्लोफेनिक लगा देते हैं। डाइक्लोफेनिक एक इंजेक्शन है, एक सब्सटेंस है, ड्रग है जो एनिमल्स को देते हैं कि उनका जो दूध ज्यादा आ सके, डाइक्लोफेनिक दे देते हैं, या फिर पेन किलर की तरह भी यूज होता है। जब वो एनिमल मर जाते हैं तो क्या एनिमल उसको आपको वहां पर छोड़ देते हैं जहां पर कि उनका मांस गल जाएगा, मांस अलग हो जाएगा, लेकिन क्या होता है जो वल्चर्स होते हैं वो वहां पर उसके ऊपर फैलते हैं, जो गिद्ध हो गई, चील हो गए, वहां पर फैलते हैं, उसको वो खा जाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, तो खाने से इनकी भी मौत हो जाती है। तो वल्चर्स को बहुत ज्यादा हार्म फैला रहे हैं डाइक्लोफेनिक, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए डाइक्लोफेनिक न्यूज में बहुत ज्यादा है। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, न्यूज के अंदर रही है। नेक्स्ट है सम ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस। वायरस से कौन कौन से होते हैं, पहले तो आप वायरस लिख के ये सभी के नाम नीचे नोट डाउन कर लीजिए, इससे क्या होगा आपको कि याद रहेगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ से पूरा आपको पूरे नाम मिल जाएंगे। तो वायरस से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पोलियो मेथेलिस और मीजल्स, जिसको रूबेला डिजीज बोलते हैं, मम्प्स और रेबीज, हाइड्रोफोबिया, तो ये सारी वायरस से होती हैं। और इसके जो पैथोजन कौन कौन से हैं ये इतने ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंक्यूबेशन ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस सिम्टम्स याद रखिए और वैक्सीन जरूर याद रखिए, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग छोड़ के जा सकते हैं। और जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो ये पढ़ के जा सकते हैं, उनको तो फिर सब कुछ आता ही होगा। अब चिकन पॉक्स में क्या होता है, डार्क रेड कलर रैश और पॉक्स चेंजिंग इनटू वेसिकल्स, क्रस्ट एंड फॉलिंग, और इसकी अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है तो यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। और नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स, अपीयरेंस ऑफ रैश चेंजिंग इनटू पस्टल्स, कैप्स एंड फॉलिंग, पॉक मार्क्स आर लेफ्ट, और उसको भी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन आ चुकी है। नेक्स्ट है पोलियोमेथिलिस, डैमेज मोटर न्यूरॉन्स कॉजिंग स्टिफनेस ऑफ नेक, कन्वर्जन्स, पैरालिसिस ऑफ जनरली लेग्स, तो लेग्स जो मुड़ जाती हैं या काम नहीं करती हैं। साल्क वैक्सीन एंड ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी बोलते हैं जिसको। रुबेला स्किन एरप्शंस होती है, कफिंग होती है, स्नीजिंग होती है, उसको रुबेला बोलते हैं। एंडोमोस्टोन बी वैक्सीन आइसोलेशन, और मम्प्स पेनफुल इनलार्जमेंट ऑफ पैरोटिड एंड स्लेवरी ग्लैंड्स, उसको मम्प्स बोलते हैं, मम्प्स वैक्सीन आइसोलेशन। और फ्रेंड्स आपको कोई भी बीमारी मान लो याद नहीं रहती तो आप उसको गूगल करके देख लीजिए, आपका थोड़ा मन तो खराब हो सकता है लेकिन इससे आपको याद जरूर रहेगी, तो सीधा याद रखना, वो आपकी मर्जी, गूगल करके देखोगे तो आपको सारी बीमारियों का पता चल जाएगा। स्वास्म ऑफ थ्रोट एंड चेस्ट मसल्स, फियर फ्रॉम वाटर, पैरालिसिस एंड डेथ, तो ये रेबिस के अंदर होता है, जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं कि पानी से डर लगता है। इम्यूनाइजेशन ऑफ डॉग्स,
और नेक्स्ट है सम ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया से जो जो बीमारियां हो सकती है वो यहाँ पर लिखी हुई है, कौन कौन सी बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं। तो ये टीबी, डायरिया, कोलेरा, लेप्रोसी, टेटनस, टाइफाइड, प्लेग और गोनोरिया, पन्योमिया, सेल्समोनिया। तो इसमें सबसे पहले है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी बोलते हैं। ये कफिंग, चेस्ट पेन एंड ब्लडी स्पेक्ट्रम विद ट्यूबरकुलिन। तो ये बीसीजी वैक्सीन आ गई इसके लिए, ये याद रख लीजिए। डायरिया के लिए डीपीटी वैक्सीन है। इन्फ्लेमेशन ऑफ मॉस्को नसल्स चैम्बर थ्रोट रेस्पिरेटरी ट्रैक ब्लॉक। तो डायरिया में ये सब चीज़ें हो जाती हैं। डीपीटी वैक्सीन आ चुकी है। और लेप्रोसी की जरूर याद रखिए, ये आप नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए। स्किन और हाइपोजिमिनेशन, नोडुलेशन, स्किन डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर एंड टॉय, लेप्रोइन इन स्किन टेस्ट, इसकी आइसोलेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। टेटनस की ये वैक्सीन है, पढ़ लीजिएगा। टाइफाइड की ये वैक्सीन है, पढ़ लीजिएगा। तो आप इसको पॉज करके वीडियो को यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं जिनको पढ़ना है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो मैंने बता दिया टीबी, लिप्रोसी, प्लेग और टाइफाइड, ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको भूलने नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर फ्रेंड्स है एंडोसल्फाम, ये भी न्यूज़ के अंदर रहा है एंडोसल्फाम। और एंडोसल्फाम क्या होता है? इज एन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड इन साउथर्न स्टेट्स फॉर कैशो क्रॉप्स विच इज अदरवाइज बैंड वर्ल्ड ओवर। तो फ्रेंड्स एंडोसल्फान हमारे यहाँ भारत में यूज हो रहा है। एंडोसल्फान आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा इसकी मतलब कि प्रमोशन भी होती है इस मेडिसिन की। एक ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है जो यूज होता है पेस्टिसाइड की तरह, इसकी बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी होती है। लेकिन एंडोसल्फान बाकी कई कंट्रीज में बैन है, यहाँ तक कि यूएसए के अंदर भी ये बैन है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ये बैन है पेस्टिसाइड, और हमारे यहाँ पर मतलब कैशो क्रॉप्स के लिए यूज होता है। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी मतलब बुरी चीज़ है। और चेर्नोबाइल डिजास्टर अकर्ड इन यूक्रेन 26 अप्रैल 1986 ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो ये चेर्नोबाइल डिजास्टर याद रख लीजिए, अगर कहीं आ जाता है तो किससे रिलेटेड है, कब हुआ था। नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स कॉज्ड ब्लू बेबी सिंड्रोम और मेथमोग्लोबिनामा। तो मतलब नाम थोड़ा अटपटा सा है। नाइट्रेट फर्टिलाइजर से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये याद रख लीजिए। कई बार क्वेश्चन आया हुआ डायरेक्ट कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? नाइट्रेट फर्टिलाइजर से। नॉइस पोल्यूशन इज मेजर्ड इन डेसिबल्स बियॉन्ड 80 dB। तो जो नॉइस पोल्यूशन वो डेसिबल्स में मेजर होता है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सेलुलर कंपोनेंट्स फॉर बेनिफिशियल यूज। जैसे कि जीन रेवोल्यूशन। जीन रेवोल्यूशन क्या है आप देख लीजिए। जीन रेवोल्यूशन यूजेस बायोटेक्नोलॉजी बीटी टू क्रिएट न्यू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसको कि जीएम क्रॉप्स बोलते हैं। कि जो भी क्रॉप उसको मॉडिफाई करके उसका जो जेनेटिक है उसको जीन्स को मॉडिफाई करके उसको कुछ और ही बना देते हैं। पहले आपको पता है बैंगन ब्लैक कलर के आते थे, और उसके बाद जो ब्राउन मतलब कि अब बैंगन कौन से कलर के थे? वायलेट कलर के होते हैं। तो अभी क्या व्हाइट बैंगन आने लग गए हैं, तो वो किससे? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। अब राइस की कितनी सारी जो मतलब कि वेराइटीज़ हैं वो किसे? मॉडिफाइड क्रॉप्स की वजह से ही। अब टोमेटो है, आपको पता है देसी टमाटर भी होते हैं और जो है और मतलब हाइब्रिड टमाटर भी होते हैं, वो क्या? जीएम क्रॉप्स हैं। तो जीएम क्रॉप्स थोड़ी सी मतलब बिना मौसम के भी वो हो सकती हैं। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंटायर जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैन पोटेंशियली प्रोड्यूस मोर फूड विद फ्यूअर केमिकल्स एंड हायर न्यूट्रिशन वैल्यू देन ट्रेडिशनल क्रॉप्स। तो जीएम क्रॉप्स क्या है? ज़्यादा जो है फूड प्रोड्यूस कर सकती हैं कुछ केमिकल्स से। नेक्स्ट है बीटी कॉटन वाज द फर्स्ट जीएम क्रॉप्स डेवलप्ड इन इंडियंस हैविंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया बैक्टीरिया। तो ये याद रख लीजिए, जो बीटी कॉटन है ये जीएम क्रॉप है, डेवलप की गई सबसे पहले, और जिसने क्या है इसका रेजिस्टेंस है, इसको कौन सी बीमारी नहीं लग सकती? बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंगिबेसिस। तो ये है जो बीटी कॉटन को ये बीमारी कभी नहीं लग सकती, इसलिए बीटी कॉटन बनाया गया है। तो ये कॉटन की एक वेराइटी है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिए, क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। द एंजाइम विच case internal cuts in DNA are called restriction endonucleases and the site as recognition sites। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम सारी करते हैं यहाँ पर। और ये देख लीजिए, सायोप्रेसपिरेशन इज कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म एट -190 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन। तो -190 डिग्री पे जो नाइट्रोजन वो लिक्विड होती है, जिसको क्या बोलते हैं? सायोप्रिजर्वेशन। ह्यूमिलिन इज जनरली जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो जो ह्यूमिलिन क्या होता है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज ह्यूमिलिन? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। और ये देख लीजिए, स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे छोटा क्या है? बैक्टीरिया, इसका नाम क्या है? डायल स्टर। बर्ड क्या है? हुमिंग बर्ड, क्यूबा के अंदर है ये। बोन स्टेप्स की। एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे छोटी ग्लैंड है। फ्लावर, वोलिफरिया, माइक्रोस्कोपिया, तो नाम से पता चल जाएगा माइक्रोस्कोपिया। मेमल, श्र्यू, सनकस क्रिटिकस, थोड़ा पढ़ लीजिए। मसल्स, स्टेपडेस और
अरेक्टर पिल्ली, और वायरस कौन सा है, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस। तो ये सबसे छोटे हैं। सम एंटीबायोटिक्स डेवलप्ड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, तो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि पेंसिलिन है, बैक्टीरियन है, और ये जो जनरली इंडिया के अंदर यूज़ हो रही हैं, और क्लोरामेफिनॉल और टेट्रासाइलिन, ये पढ़ लीजिए कि टेट्रासाइलिन, पेंसिलिन और बैक्टीरियलिन, ये 3-4 याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंसेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं छोड़ के जाना फ्रेंड्स, ये याद जरूर कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैं कहूँगा कि नोट डाउन करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे क्या होगा, एक बार सुन लीजिए, बाद में नोट डाउन कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके रखोगे तो क्या वहीं पर पड़ा रह जाएगा, कभी पढ़ने का टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, याद रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, क्योंकि स्क्रीनशॉट बाद में डिलीट भी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अभी देख लीजिए ब्रांच एरोनॉटिक्स, साइंस ऑफ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स, जो एरोप्लेन्स को पढ़ते हैं उसकी साइंस को क्या बोलते हैं, एरोनॉटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ हैवी बॉडीज, एस्ट्रोनॉमी होता है। एंथ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर्स। एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ एपिस एंड मैंस। एपीकल्चर, हनी इंडस्ट्री, बी कीपिंग बोलते हैं। बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द रिलेशन टू लाइफ एक्टिविटीज। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट, तो कार्डिक मसल्स को, हार्ट के मसल को बोलते हैं। साइरोजेनिक्स, स्टडी कंसर्निंग विद द एप्लीकेशन एंड यूजेज ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स, इंपॉर्टेंट है ये। डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें से आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। एपीकल्चर पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है, और ये पहले दो तो इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट एवोल्यूशन, डील विद द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ द न्यू वर्ल्ड फ्रॉम ओल्ड। फ्लोरिकल्चर, स्टडी ऑफ फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स। और जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। जर्नोटोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्रोइंग ओल्ड। हॉर्टिकल्चर, स्टडी ऑफ गार्डन कल्टीवेशन। मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स। न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनीज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता स्टोन्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आजकल, तो न्यूरोलॉजी के पास जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास। न्यूमिस्मैटिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्स्ट्रिक्स, ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद प्रेगनेंसी। फिलोजी, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल्स, ये इंपॉर्टेंट है। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। फिजियोलॉजी, साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पिसिकल्चर, स्टडी ऑफ फिश, इंपॉर्टेंट है। सिस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। चलिए अर्थक्वेक्स को किस डिवाइस से मेजर करते हैं और उसको मेजर करने का यूनिट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है डायरेक्ट। सेरिकल्चर, सिल्क स्टडी, इंपॉर्टेंट है ये भी। सर्पेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेक्स। टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी जनरल साइंस है ये मैंने कंप्लीट करवा दी आपको, जनरल साइंस। इसके अंदर जो हमने क्या क्या कंप्लीट किया थोड़ा सा सुन लीजिए जिन्होंने नहीं अभी तक देखे। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी फिजिक्स से, फिजिक्स के मैंने सारे लेक्चर्स कंप्लीट करवा दिए अच्छे से। सेकंड हमने किया था केमिस्ट्री, केमिस्ट्री हमने अच्छे से करवाई है। और थर्ड हमने किया है बायोलॉजी, और उसके अंदर बायोलॉजी के अंदर कुछ हमने इन्वायरमेंट का जो है अभी करंट अफेयर में था वो हमने डिस्कस कर लिया। तो ये 4 चीज़ें हमने अच्छे से डिस्कस कर ली। और ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है, लेक्चर सीरीज में हमने क्या क्या कंप्लीट किया है, सबसे पहले हमने हिस्ट्री शुरू की थी, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। हिस्ट्री में मेडिवल और मॉडर्न दोनों हिस्ट्रीज कंप्लीट हो चुकी है। अभी एक साइड पॉलिटी चल रही है, जनरल साइंस कंप्लीट हो चुकी है, अभी दूसरी साइड अभी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी जल्दी ही, और जो इकोनॉमी भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक सारे लेक्चर्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो देख लीजिए सारे लेक्चर्स को। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ हमसे पूछ लीजिए। ये लेक्चर्स आपको हर एग्जाम के अंदर काम आएंगे। फॉर एग्जांपल एसएससी, सीजीएल, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काम आएंगे। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका बेस इसी से बनेगा बेस। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो बेस आपका इन्हीं से बनेगा। जो ये लेक्चर्स हैं बेस आपका यही स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब वहाँ पर देखोगे कि सर ने बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, लेकिन क्वेश्चन इन चीज़ों से सॉल्व हो रहे हैं, और मैं पूरा सिलेबस करवा रहा हूँ, इसमें कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। अपने जो भी आपके कीमती कमेंट्स हैं, कीमती विचार हैं, सुझाव हैं वीडियो को चेंज करने के लिए, वो हमें जरूर बताएं। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ हो, एग्जाम की तैयारी करते रहिए, थैंक यू।